आज का हमारा टॉपिक है क्रिया व क्रियापद का पद परिचय। इस टॉपिक में हम कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय तथा 10वीं आरबीएसई व 10वीं सीबीएसई के टॉपिक क्रिया को मद्देनज़र रखते हुए अध्ययन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कक्षा 12वीं में और 10वीं सीबीएसई में विषय है क्रियापद का पद परिचय और 10वीं आरबीएसई में है क्रिया। तो इस प्रकार तीनों ही कक्षाओं को सम्मिलित करते हुए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। क्रियापद के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना पड़ता है, यानी वाक्य में क्रियापद का पद परिचय देते समय किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है वह कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहले बताना होता है वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद के पद परिचय में क्रिया के भेद को। क्रिया के भेद से अभिप्राय कि वह क्रिया सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार उल्लेख करना होता है वाच्य का कि वह क्रिया पद जो है कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है अथवा भाववाच्य है। लिंग के विषय में चर्चा होती है, वचन के विषय में बताते हैं तथा क्रियापद में प्रयुक्त काल के बारे में भी अर्थात समय के बारे में चर्चा होती है कि वर्तमान काल की क्रिया है, भूतकाल की है अथवा भविष्य काल की है। इसी प्रकार क्रिया का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध भी बताते हैं। तो क्रियापद के पद परिचय को पढ़ने से पूर्व चलिए जान लेते हैं क्रिया के विषय में। क्रिया से अभिप्राय क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। क्रिया का अर्थ होता है करना। आप जानते हैं क्रिया के बिना भाषा में कोई भी कार्य, कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी हम क्रियापद के माध्यम से ही अर्जित कर पाते हैं। तो जिस शब्द के द्वारा हमें कार्य के किए जाने का, होने का बोध हो वह होती है क्रिया। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण हैं, पढ़ना, गिरना, सोना, दौड़ना आदि। वाक्यों के माध्यम से समझते हैं मथुरा यमुना तट पर स्थित है और वह दोनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो इन दोनों ही वाक्यों में पढ़ते हैं और स्थित हैं। इन क्रियापदों के माध्यम से ये पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है यहाँ। अतः ये सभी क्रियापद हैं, ये क्रियाएं हैं। अब समझते हैं क्रिया के भेद को। क्रिया के भेद को कितने प्रकारों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, वह मुख्य दो आधार हैं। एक है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद। तो इस वर्गीकरण के आधार पर हम सबसे पहले समझते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं अकर्मक क्रिया को। अकर्मक क्रिया का अभिप्राय यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, कर्म का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है। अकर्मक शब्द से भी अभिप्राय इसी प्रकार का है, अकर्मक यानी जहाँ कर्म न हो, यानी जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता हो, कर्म जिस वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में केवल कर्ता की ही प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता तक ही सीमित रहती है। यहाँ पर इसी प्रकार की बातों का उल्लेख है कि वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक सीमित रहती है, वह कर्मक क्रिया है।
जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। शिवांगी दौड़ रही है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं शिवांगी यह कर्ता पद है और दौड़ रही यह क्रियापद है, अर्थात यहाँ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, क्रिया केवल कर्ता के लिए। प्रकाश हंस रहा है। इस वाक्य में भी इसी प्रकार की बात है। बच्चे रो रहे हैं। इस वाक्य में भी बच्चे ये कर्ता पद है और सो रहे हैं ये क्रियापद है, कर्म का प्रयोग नहीं हुआ। इसी प्रकार निशा रो रही है। तीन वाक्यों में आप देख रहे हैं दौड़ना, हंसना, रोना तथा सोना, ये सभी क्रियाओं का फल कर्ता तक ही सीमित है, कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, उसके दो उपभेद होते हैं। एक होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। यानी वाक्य जब घटित होगा वह पूर्णतः अकर्मक वाक्य होगा और उसमें केवल कर्तापद व क्रियापद होगा। जैसे बालक रो रहा है, वह जा रही है, राम सो रहा है, लड़की हंस रही है, या पक्षी आकाश में उड़ रहा है और मछली नदी में तैर रही है। तो ये सभी वाक्य आप क्रमशः देख रहे हैं, इनमें कर्ता है, क्रिया है, कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। और यहाँ जो मैंने आपको बात बताई थी कि क्रिया के साथ वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ है, केवल कर्ता व क्रिया। एक ध्यातव्य बिंदु ये है कि पूर्ण अकर्मक क्रिया स्थियार्थक और गत्यार्थक दो प्रकार की होती है। अभिप्राय, स्थियार्थक का अभिप्राय जहाँ कर्ता की स्थिति स्थिर अवस्था में हो, गत्यार्थक का अभिप्राय जहाँ कर्ता की स्थिति गतिमान हो। जैसे वाक्य संख्या 1, 2, 3, 4 है, इसमें कर्ता जो है वो स्थिर अवस्था में है, एक स्थान पर होकर क्रिया घटित हो रही है। लेकिन 5 और 6 को जब आप पढ़ते हैं तो कर्ता की स्थिति कैसी है? गत्यार्थक है, गतिमान है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो वह एक स्थान पर नहीं है, वह लगातार गति कर रहा है। मछली नदी में तैर रही है, यहाँ भी यही कार्य हो रहा है कि मछली जो कर्ता पद है वह एक स्थान पर स्थिर न होकर गतिमान अवस्था में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार नीचे के दो वाक्य 5 और 6 क्रमशः ये दोनों गत्यार्थक क्रिया का बोध कराते हैं और ऊपर के चारों वाक्य स्थिर अवस्था के हैं, स्थित्यर्थक क्रिया का बोध कराते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें आप देख रहे हैं कि जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द का भी प्रयोग करना अनिवार्य होता है, वरना अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यानी कर्ता और क्रिया तो होते ही हैं, लेकिन कर्ता और क्रिया के साथ जब तक अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे वह बहुत है, तो वह बहुत क्या है? अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। इसी प्रकार तुम हो, वे थे, हम होंगे। इन वाक्यों को पढ़ने पर कर्ता और क्रिया तो हमारे पास है, इन वाक्यों में दोनों ही पद हैं, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। यद्यपि इन वाक्यों के साथ कुछ पूरक शब्दों का यदि प्रयोग कर दिया जाए तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पहले वाक्य में यदि हम प्रयोग करें चतुर, तो अर्थ होगा कि वह बहुत चतुर है, तो अर्थ स्पष्ट हो गया कि वह बहुत चतुर है, होशियार है। इसी प्रकार निराश, दूसरे वाक्य में यदि प्रयोग करें तुम निराश हो, तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार बीमार, वे बीमार थे, तो यहाँ भी अर्थ स्पष्ट होता है। और इसी प्रकार सफल, यानी हम होंगे, हम सफल होंगे। तो इन पूरक शब्दों का प्रयोग करने पर वाक्य में अर्थ की स्पष्टता हो जाती है। यदि नहीं होते हैं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया इसी प्रकार की होती है कि जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त अन्य पूरक शब्दों के द्वारा अर्थ स्पष्ट होता है, वह अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। अगला जो भेद है कर्म के आधार पर क्रिया का, हमने पहला पढ़ा अकर्मक क्रिया, दूसरा है
सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अभिप्राय सीधा सा शब्द से भी स्पष्ट है कि जहाँ वाक्य में कर्म का प्रयोग होता है। सकर्मक का अभिप्राय है स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ ही हुआ कर्म के साथ, यानी जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लड़कों ने आम खाए, नेताओं ने भाषण दिए, हमने एक सांप देखा। इन सभी वाक्यों में आप देखेंगे तो क्रमशः कहीं न कहीं वाक्यों में कर्म का प्रयोग हुआ है। जैसे पहले वाक्यों में लड़कों के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है? आम को खाना, आम उनका कर्म है। दूसरे वाक्य में नेताओं का जो कर्म है वह है भाषण, और तीसरे वाक्य में कर्म है सांप। इसी प्रकार इन सभी वाक्यों में कर्म का प्रयोग हुआ है। यदि इन वाक्यों से प्रश्न भी किया जाए कि लड़कों ने क्या खाए, तो उत्तर आता है आम। नेताओं ने क्या दिए, भाषण। जो तो जहाँ प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त होता है और प्रत्युत्तर में जो हमें प्राप्त होने वाला पद है वह कर्म ही होता है। इसी प्रकार ये सब सकर्मक वाक्य हैं। आप देख रहे हैं कि खाना, देना और देखना, इन क्रियाओं का फल पड़ रहा है कर्म पर, अतः ये सभी सकर्मक क्रिया हैं। ये भेद सकर्मक क्रिया के उदाहरण हम जान रहे हैं। अब सकर्मक क्रिया भी भेदों के आधार पर इसके भी 3 उपभेद हैं, उनको भी चलिए आइए समझ लेते हैं। सकर्मक क्रिया का पहला भेद है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया से अभिप्राय कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म का प्रयोग होता है, एक ही कर्म वाक्य में प्रयोग में आता है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक कर्म प्रयोग हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बूढ़ा आम खाता है या राजू गाना सुनता है। इन दोनों वाक्य में आप देख रहे हैं आम और गाना एक एक कर्म का प्रयोग क्रियापद के साथ हुआ है, अतः ये एक कर्मक क्रिया है। दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया से अभिप्राय है जिन वाक्यों में 2 प्रकार के कर्म का प्रयोग होता है, 2 प्रकार के कर्म क्रियापद के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म का प्रयोग हो। जैसे धनी पुरुष याचक को रुपए देता है, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में कि ऊपर के प्रथम वाक्य में याचक तथा रुपया और दूसरे वाक्य में छात्रों तथा हिंदी, ये 2 क्रम हैं। इनमें एक क्रम याचक तथा छात्रों सजीव है और दूसरा रुपया तथा हिंदी निर्जीव है। तो इन वाक्यों में 2 प्रकार के कर्म प्रयुक्त हुए, एक प्रधान क्रम, एक गौण क्रम, जिसे प्रत्यक्ष क्रम या परोक्ष क्रम भी कह सकते हैं। जैसे धनी पुरुष ये जो करता है इसका प्रधान क्रम तो था रुपया, लेकिन गौण क्रम था याचक, जिसके साथ आप देख रहे हैं को, ये कारक का विभक्ति चिन्ह भी लग रहा है, जो इसे कर्म कारक होने की परिभाषा में ले आता है। इसी प्रकार अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, तो इस वाक्य में अध्यापक का मुख्य क्रम तो है हिंदी, लेकिन छात्रों को ये उसका गौण क्रम हुआ, तो इसके साथ को चिन्ह भी लग रहा है। तो आप देख रहे हैं इन वाक्यों में 2 कर्मों का एक साथ प्रयोग हुआ है, अतः ये सब द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला व अंतिम भेद है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उन्हें पूरा करने के लिए कर्म के साथ संबंध रखने वाले अन्य पूरक शब्दों की भी आवश्यकता होती है। कहने का अभिप्राय वाक्य में कर्म प्रयुक्त होगा, लेकिन कर्म के साथ अन्य शब्दों की भी आवश्यकता होगी, वरना अर्थ स्पष्ट वाक्य में नहीं हो पाता। जैसे पहला वाक्य है समझने के लिए, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है।
तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं अध्यापक ये कर्ता पद है और छात्रों को एक क्रम यह है और मूर्ख समझता है ये इसका दूसरा क्रम है। तो इस वाक्य में यदि छात्रों को इस शब्द को हटा दिया जाए तो वाक्य केवल बचेगा अध्यापक मूर्ख समझता है। तो इस प्रकार अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूर्ख इस कर्म पद के साथ छात्रों को इस पद का प्रयोग होना भी अनिवार्य है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, जनता ने नरेश को अपना प्रतिनिधि चुना। यदि नरेश को यहाँ से हटा दिया जाए तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार वह सबको अपना भाई समझता है। इस वाक्य में भी इसी प्रकार से है कि यदि सबको इस शब्द को इस यहाँ से हटा दिया जाए तो वाक्य क्या रहेगा, केवल वह अपना भाई समझता है। इस प्रकार अर्थ की स्पष्टता नहीं होती है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म के साथ सबको इस पद का प्रयोग होना भी अनिवार्य है। इसी प्रकार हम सब उसे विद्वान मानते हैं। इसी वाक्य में भी यदि हम सब इस पूरक शब्द को हटा दिया जाए और कहा जाए उसे विद्वान समझते हैं तो विद्वान ये जो कर्म है ये हम सब इस पद के बिना अर्थ की स्पष्टता नहीं होती है। तो कहने का अभिप्राय उपयुक्त उदाहरणों में समझता क्रिया का कर्म मूर्ख है, किंतु छात्रों शब्द के बिना क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता है, इसलिए छात्रों एक पूरक शब्द है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में नरेश, सबको तथा हम सब ये पूरक शब्द हैं। आगे का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व आप सभी का आभार।